आज देखते हैं ICPOES के बारे में, यानी कि इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा ऑप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। इस टेक्निक में आपके पास एक सैंपल है और इस सैंपल में कितने मेटल्स है, कितने नॉन मेटल्स है, कितनी क्वांटिटीज में ये दोनों मेटल्स और नॉन मेटल्स प्रेजेंट है, ये सभी चीजें आपको जाननी है। ये है ICPOES का अपैरेटस। इसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं और दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगती है, तो एक एक करके सभी चीजों को डिस्कस करते हैं। इस अपैरेटस में सबसे पहले आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर आपका सैंपल प्रेजेंट है। इसी सैंपल में आपको एनालाइज करना है कि आपके पास कितने मेटल्स है, कितनी क्वांटिटीज में ये मेटल्स प्रेजेंट है, कितने नॉन मेटल्स है, कितनी क्वांटिटीज में ये नॉन मेटल प्रेजेंट। इस सैंपल से एक पंप कनेक्टेड है और ये पंप एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सैंपल आपके अपैरेटस में आगे धकेलता है। इस पंप से जितना सैंपल आता है वो पूरा सैंपल एक नेब्यूलाइजर में एंटर करता है। इस नेब्यूलाइजर के दो फंक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका सैंपल जो पहले लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट था, इसे एस्पिरेट किया जाएगा। एस्पिरेट यानी कि छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड किया जाएगा। सेकेंडली, इस नेब्यूलाइजर में आपके एस्पिरेटेड सैंपल के साथ आर्गॉन गैस मिक्स होता है। इस आर्गॉन गैस के दो मेन फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन अभी डिस्कस करते हैं, दूसरा फंक्शन आगे जाकर डिस्कस करेंगे। इस आर्गॉन गैस का फर्स्ट फंक्शन ये है कि ये आपके एस्पिरेटेड सैंपल को इस पूरे अपैरेटस के थ्रू ट्रैवल करवाएगा। अब ये आर्गॉन गैस और आपका एस्पिरेटेड सैंपल, इन दोनों का मिक्सचर आगे जाकर एक स्प्रे चेंबर में एंटर करेगा। अब इवन दो इस नेब्यूलाइजर में आपका सैंपल एस्पिरेट हो जाता है, यानी कि छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है, कुछ पार्टिकल्स फिर भी ऐसे बच जाते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं साइज में। इन पार्टिकल्स को निकालना बेहतर होता है, सो आपके स्प्रे चेंबर में से इन बड़े पार्टिकल्स को निकाल दिया जाता है। सो यहां पर मैंने लिखा है लार्ज ड्रॉपलेट्स फॉल आउट। आपका बाकी का सैंपल इस स्प्रे चेंबर से आगे बढ़ता है और क्वार्ट्ज टॉर्च में एंटर करता है। अब ये क्वार्ट्ज बेसिकली उस मटेरियल का नाम है जिससे ये टॉर्च बनी हुई है। इस क्वार्ट्ज टॉर्च में बहुत सारी अलग अलग चीजें होते हैं, एक एक करके सभी चीजों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस टॉर्च में बहुत सारी अलग अलग जगहों से आर्गॉन गैस एंटर कर रहा है। फर्स्टली तो जो नेब्यूलाइजर से और स्प्रे चेंबर से आपका आर्गॉन गैस आया सैंपल के साथ, वो एंटर कर रहा है। टॉप लेफ्ट में आर्गॉन गैस के लिए एक एंट्री है और टॉप राइट में भी आर्गॉन गैस के लिए एक एंट्री है। इस आर्गॉन गैस का सेकेंड फंक्शन समझने से पहले और दो चीजें देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि इस टॉर्च के बाहर एक रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर सप्लाई लगा हुआ है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर सप्लाई बेसिकली इस टॉर्च के अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी सप्लाई करेगा और ये एनर्जी आपके कॉइल के थ्रू पास होगी। सो यहां पर मैंने लिखा है कॉइल फॉर RF, यानी कि कॉइल फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब इस आर्गॉन गैस का फायदा ये है कि ये केमिकली इनर्ट गैस है, यानी कि ये आपके सैंपल के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं करेगा। सो आपका सैंपल जैसा था वैसा ही रहेगा। सो अब समझते हैं आर्गॉन गैस का सेकेंड फंक्शन। जैसे ही ये आर्गॉन गैस तीन अलग अलग जगहों से आएगा और एक आर्गॉन गैस में आपका सैंपल भी प्रेजेंट होगा, आप देखोगे कि जैसे ही ये पूरा मिक्सचर इस कॉइल के एरिया में आएगा जहां पर रेडियो फ्रीक्वेंसी सप्लाई की जा रही है, वहां पर जाकर आपके आर्गॉन गैस को और आपके सैंपल को इतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी कि ये दोनों एटमाइज या फिर आयनाइज हो जाएंगे, यानी कि एटम्स या फिर आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इस रेडियो फ्रीक्वेंसी के कारण जो एटमाइजेशन और आयोनाइजेशन होता है, इसकी वजह से यहां पर प्लाज्मा फॉर्मेशन होता है। ये प्लाज्मा एक फ्लेम से बहुत सिमिलर है। जब आप बंसन बर्नर को ऑन करते हो तब जो फ्लेम निकलती है उससे बहुत सिमिलर है ये प्लाज्मा। लेकिन फ्लेम और प्लाज्मा में एक मेन डिफरेंस ये है कि फ्लेम का टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द टाइम 2000 से 3000 केल्विन तक होता है, लेकिन प्लाज्मा का टेम्परेचर 6000 से लेकर 10,000 केल्विन तक भी पहुंच सकता है। अब ये एटम्स और आयंस जो इस एरिया में फॉर्म हुए हैं वो कॉन्स्टेंटली ये प्लाज्मा के अंदर ही रहेंगे और ये प्लाज्मा का टेम्परेचर इतना हाई है कि ये एटम्स और आयंस के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक हायर एनर्जी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हायर एनर्जी स्टेट में ये बहुत अनस्टेबल रहते हैं, सो कुछ भी करके ये एक ऐसा रास्ता ढूंढेंगे जिससे कि ये अपने स्टेबल स्टेट में कन्वर्ट हो सके और ये स्टेबल स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए ये एनर्जी रिलीज करेंगे और इस केस में ये एनर्जी रिलीज होगी लाइट के फॉर्म में। अब ये एमिटेड लाइट आपके आर्गॉन गैस की वजह से भी आ रही है और आपके सैंपल की वजह से भी आ रही है और ये लाइट चारों दिशा में फैल जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसे एक 90 डिग्री पर कैप्चर करते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैप्चर करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नीचे एक कंटेनर है जहां पर आपकी एमिटेड लाइट एंटर हो रही है और कैप्चर हो रही है। अब इस कंटेनर में आने वाली एमिटेड लाइट एक मिरर पर फॉल करती है और ये मिरर से रिफ्लेक्ट होती है।
अब जैसा मैंने पहले मेंशन किया, इस एमिटेड लाइट में बहुत सारी अलग अलग लाइट्स मिक्स्ड है, क्योंकि इसमें आर्गॉन गैस की वजह से भी लाइट एमिट होती है। आपके सैंपल में जो मेटल्स प्रेजेंट है, जो नॉन मेटल्स प्रेजेंट है, उनकी वजह से भी लाइट एमिट होती है। सो ये लाइट इन सभी लाइट्स का मिक्सचर है। सो इन लाइट्स को हमें पहले सेपरेट करना होगा, और इस सेपरेशन के लिए हम बीच में एक प्रिज्म या ग्रेटिंग यूज करते हैं। अब आपके मिरर से जो रिफ्लेक्टेड लाइट आ रही है वो आपके प्रिज्म या ग्रेटिंग पर फॉल करेगी, और ये प्रिज्म या ग्रेटिंग आपकी कंबाइंड लाइट को अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट में डिवाइड कर देगा। अब ये इंडिविजुअल वेवलेंथ्स की लाइट एक डिटेक्टर पर फॉल करती है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम ICP-OES में CCD नाम का एक डिटेक्टर यूज किया जाता है। CCD यानी कि चार्ज कपल्ड डिटेक्टर। अब ये चार्ज कपल्ड डिटेक्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल डिस्कस कर लूंगा, लेकिन पहले देखते हैं कि ये CCD की वजह से हमें कैसे टाइप की रीडिंग दिखाई देती है। अब सिंस इस डिटेक्टर पर अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट फॉल करती है, हमें इस डिटेक्टर की मदद से एक ग्राफ मिलता है जिसमें y एक्सिस पर इंटेंसिटी है और x एक्सिस पर वेवलेंथ है। अब कौन से वेवलेंथ पर हमें एक पीक दिखाई दे रही है, इस बेसिस पर हम फिगर आउट कर सकते हैं कि हमारे सैंपल में कौन सा मेटल या कौन सा नॉन मेटल प्रेजेंट है। इसका रीजन ये है कि कोई भी मेटल या कोई भी नॉन मेटल एक बहुत ही पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एमिट करता है जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। इस वजह से हर एक मेटल और हर एक नॉन मेटल के लिए एक यूनिक वेवलेंथ पर आपको पीक दिखाई देती है। सो इसके बेसिस पे आप फिगर आउट कर सकते हो कि कौन सा मेटल या कौन सा नॉन मेटल प्रेजेंट है। इसे कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन। सेकेंडली, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर आपको कितनी हाइट मिल रही है उस पीक की, यानी कि उस पीक की इंटेंसिटी कितनी है, इसके बेसिस पर आप फिगर आउट कर सकते हो कि आपके सैंपल में वो पर्टिकुलर मेटल या नॉन मेटल कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, यानी कि उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। इसे कहा जाता है क्वांटिफिकेशन। सो आप ICP-OES की मदद से क्वांटिफिकेशन भी कर सकते हो, यानी कि एक मेटल या नॉन मेटल कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो भी फिगर आउट कर सकते हो, और आप आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हो, यानी कि कौन सा मेटल या कौन सा नॉन मेटल प्रेजेंट है वो भी फिगर आउट कर सकते हो। सो ये है पूरा कॉन्सेप्ट ICP-OES का। सो आप ये भी समझ पाओगे कि इस टेक्निक का नाम इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा ऑप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पड़ा क्यों है, क्योंकि इस टेक्निक में आप प्लाज्मा को इंड्यूस कर रहे हो रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी की मदद से। सो इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा, और आप इसमें लाइट के साथ खेल रहे हो, इस वजह से ऑप्टिकल नाम पड़ता है। एमिशन, क्योंकि इसमें लाइट एमिट हो रही है, और स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि लाइट और मैटर का जो इंटरैक्शन है उसे आप स्टडी कर रहे हो। सो ICP-OES। अब ये ICP-OES वैसे तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, एनवायरमेंटल एनालिसिस में, फूड एंड एग्रीकल्चर में, लेकिन एट द सेम टाइम ये फार्मास्यूटिकल्स में भी उतना ही कॉमनली यूज किया जाता है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स में मेटल्स और नॉन मेटल्स मोस्ट ऑफ द टाइम इम्प्यूरिटीज की तरह कंसिडर किए जाते हैं, और एक कॉन्सेंट्रेशन के बियॉन्ड ये मेटल्स और नॉन मेटल्स हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। सो जब हमें क्वालिटी कंट्रोल करना है किसी फार्मास्यूटिकल का, हमें यह फिगर आउट करना पड़ता है कि कितनी अमाउंट में मेटल्स और कौन से मेटल्स प्रेजेंट है। सो इसे फिगर आउट करने के लिए हम ICP-OES को फार्मास्यूटिकल्स में यूज करते हैं।